होली में आई खुशखबरी, बढ़ा दिया 3% डीए, जल्द मिलेगा फायदा। जी, अगर ये एमएसपी बंद हो जाता है तो उसमें कहीं ना कहीं कुछ हद तक हिस्सेदारी आपकी होगी। जी हाँ, हाई डिमांड की तैयारी चल रही है। यह हाई डिमांड है क्या, आप सबको पता है। जेसीएम की ड्राफ्टिंग कमेटी की बैठक चल रही है। कैसे एक नायब सुधार को हवलदार का एमएसपी लागू हुआ, या कैसे एक हवलदार को नायक का एमएसपी लागू हो सकता है। नमस्कार, वंदे मातरम। दोस्तों, स्वागत है आप सबका सैनिक पाठशाला में। सैनिक पाठशाला की ओर से आप सभी को और आपके पूरे परिवारजनों को होली की ढेर सारी शुभकामनाएं। अपने परिवारजनों के साथ, मित्रों के साथ, खुशहाली के साथ, सेफ्टी के साथ होली का त्योहार जरूर मनाएं। दोस्तों चलिए, आज के वीडियो में 4 जानकारियां हैं, जैसे आप पीछे बोर्ड पर देख पा रहे हैं। दोस्तों, कुछ दिनों पहले ही मीडिया में ये खबरें जोरों शोर से चल रही थी कि होली से पहले पहले 2% डीए की बढ़ोतरी हो जाएगी। अभी 2% डीए की बढ़ोतरी अभी तक तो नहीं हुई, लेकिन कुछ कर्मचारियों और पेंशनर्स का 3% डीए बढ़ गया। इसके बारे में आगे जानेंगे। इसके साथ ही साथ दोस्तों, 8वें पे कमीशन में अब हाई डिमांड प्रिपेयर हो रहा है। हाई डिमांड की तैयारी चल रही है। यह हाई डिमांड है क्या, आप सबको पता है। जेसीएम की ड्राफ्टिंग कमेटी की बैठक चल रही है। तो ऐसे में अब हाई डिमांड का क्या है ये फॉर्मूला, ये भी आगे आपको समझाऊंगा दोस्तों। इसके साथ ही साथ आप हो सकता है नायब सुधार रैंक के पेंशनर हो, लेकिन आपको हो सकता है कि हवलदार का एमएसपी लागू हो। आप हो सकता है कि हवलदार रैंक के पेंशनर हो और आपको हो सकता है कि नायक का रैंक का एमएसपी लागू हो। ऐसा कैसे हो सकता है कि आप जिस रैंक में हो उससे नीचे रैंक का एमएसपी आपको लागू हो, इसके बारे में आगे एग्जाम्पल के साथ आपको समझाऊंगा दोस्तों। इसके साथ ही साथ दोस्तों, आपको अब महत्वपूर्ण जिम्मेवारी निभानी पड़ेगी। क्या एमएसपी बंद होने जा रहा है? मिलिट्री सर्विस पे जो आज के डेट में जवानों और जैसे उसको 5200 मिलता है, एमएनएस को 10,800 मिलता है, अधिकारियों को 15,500 मिलता है। क्या यह बंद होने जा रहा है? क्योंकि इसको लेकर के जो जानकारी सामने आई है, यह अहम जानकारी है, महत्वपूर्ण जानकारी है, जिसमें कहीं ना कहीं आपको भी अब महत्वपूर्ण भूमिका अदा करनी पड़ेगी दोस्तों। चलिए, इसको लेकर भी बात करेंगे। तो चलेंगे, आगे बढ़ेंगे इन्हीं 4 विषयों को लेके। आगे बढ़ने से पहले हमेशा की तरह, अगर आप सैनिक पाठशाला चैनल का वीडियो पहली बार देख रहे हैं या अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चैनल के साथ जुड़े रहने के लिए, इसका हिस्सा बने रहने के लिए और आपसे जुड़ी हुई भरोसेमंद ऑथेंटिक जानकारियां पाते रहने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। सबसे पहले जेसीएम की मीटिंग में छाए हुए मुद्दे, मैक्सिमम लिमिट के पीछे की कहानी। जी हां दोस्तों, अब मैक्सिमम लिमिट क्यों लगाया जा रहा है, यानी कि मांग ज्यादा से ज्यादा का प्रस्तुत किया जाए, ऐसा क्यों किया जा रहा है, इसके बारे में आगे बात करेंगे दोस्तों। फिटमेंट फैक्टर 3.25, फिटमेंट फैक्टर 3.25, अगर 3.25 फिटमेंट फैक्टर मिल जाए तब तो बल्ले बल्ले हो जाए, इसीलिए 3.25 की मांग की जा रही है। जबकि जो जेसीएम है, उन्होंने अपना इनिशियल जो डिमांड है, इनिशियल जो मांग पत्र है, उसमें ऐसा कुछ जिक्र नहीं किया। उस हिसाब से एफएमए को 1000 से बढ़ा करके 20,000 की मांग है। देखिए, ये एक हाईएस्ट मांग है, हाई डिमांड है। ऐसा क्यों है, आगे वो भी जानेंगे। फैमिली यूनिट को 3 से 5 तक करना, सालाना 7% की बढ़ोतरी करना। चलिए, इसको रिपोर्ट लेकर एक रिपोर्ट है, उसको पहले देखते हैं। तो ये एक रिपोर्ट है दोस्तों, स्टाफ न्यूज की, 8 पे कमीशन को लेकर के, जो रिपोर्ट कहीं ना कहीं एक हाई डिमांड के फॉर्मूले को दर्शाता है। जी हाँ, 8वां पे कमीशन का अभी जो एससी जेसीएम का जो मीटिंग चल रहा है, जो ड्राफ्टिंग कमेटी का मीटिंग चल रहा है एनसी जेसीएम का, उस मीटिंग में एक्रोइड फॉर्मूला को लगाते हुए जो फिटमेंट फैक्टर है वो कम से कम 3 से 3.25 किया जाए। ये देखिए, ये मांग की गई है, यानी कि फिटमेंट फैक्टर जितना ज्यादा से ज्यादा मांग किया जा सकता है, उतने की मांग के ऊपर चर्चा चल रही है। इसके साथ ही साथ दोस्तों, आप अगर देखेंगे तो और भी जो मांग है, हर मांग में हाईएस्ट मतलब मैक्सिमम जो डिमांड रखने की कोशिश की जा रही है। अब देखिए, एनुअल इंक्रीमेंट को अभी जो 3% मिलता है उसको बढ़ाकर 7% एनुअल इंक्रीमेंट की मांग की जा रही है। इसके साथ ही साथ फैमिली यूनिट, जो 3 का फैमिली यूनिट है, उसको 5 की मांग की गई है। जबकि जेसीएम के खुद के जो मांग पत्र था, आज से लगभग 10 महीने पहले जो जेसीएम ने सरकार को सबमिट किया था, वहां 3.6 की मांग की गई है। लेकिन अब जो बातचीत में सामने निकल के आ रही है, 3 के बजाय या 3.6 के बजाय 5 फैमिली यूनिट की मांग की जा रही है। इसके साथ ही साथ जो मेडिकल अलाउंस है, फिक्स मेडिकल अलाउंस, उसको 1000 से बढ़ाकर 10,000 तक करने की मांग चल रही है। यानी कि कहने का मतलब है दोस्तों कि मैक्सिमम जो मांग है उसको मैक्सिमम रखा जाए, ताकि सरकार अगर दे भी तो कम से कम भी, अगर जितना भी काटती है तब भी एक अच्छा खासा फिटमेंट फैक्टर भी रह जाए और बाकी भी जो बढ़ोतरियां हैं वो भी अच्छी खासी रहें। तो अब फाइनल जो डिमांड, जो प्रपोजल बन रहा है, उसमें मैक्सिमम मांग के साथ फाइनल डिमांड, फाइनल प्रपोजल बने, ये हमारी भी मांग है,
ताकि सरकार के पास या पे कमीशन के पास जब वो जाए तो कहीं ना कहीं विचार विमर्श होकर उसमें अगर थोड़ा बहुत काटा पीटी भी हो जाए तो बहुत ज्यादा फिटमेंट फैक्टर या बाकी चीजों की डिमांड ना जा पाए। तो कहीं ना कहीं अब ये हाईएस्ट डिमांड की ओर जो है डिस्कशन चल रहा है, जो आने वाले समय में हम भी चाहते हैं कि डिमांड सबसे पहले ज्यादा से ज्यादा हो, तभी जाकर के उसके ऊपर चर्चा होगी और कुछ अगर कटौती भी होती है तब भी एक ठीक ठाक सा बढ़ोतरी देखने को मिल सकता है। आपका क्या कहना है जरूर आप भी अपने कमेंट के जरिए बताइएगा। चलिए अब अगली जानकारी दोस्तों, नायल सुधार को हवलदार का एमएसपी ये कैसे संभव है? केवल ग्रेचुइटी और कम्यूट का एरियर लागू है। जी हां दोस्तों एक पेंशनर को नायल सुधार होते हुए भी हवलदार का एमएसपी ग्रांट हुआ और उनको 1,19,482 रुपए का एरियर भी मिला दोस्तों। जी हां, पहले उनका जो पीपीओ जारी हुआ उस पीपीओ को दिखा के समझाता हूं कि कैसे एक नायल सुधार को हवलदार का एमएसपी लागू हुआ या कैसे एक हवलदार को नायक का एमएसपी लागू हो सकता है, ये चीजें आपको समझा देता हूं। उसके आगे एरियर कैसे उनका बना वो भी आगे समझाऊंगा। चलिए उनका पीपीओ देखते हैं। अब दोस्तों ये जो एक पीपीओ है, कोरिजेंडम पीपीओ स्पर्श द्वारा जारी किया गया, ये एक नायल सुधार रैंक के, ये देखिए नायल सुधार रैंक के पेंशनर का पीपीओ है जो डीएससी के पेंशनर है। अब देखिए इन पेंशनर को हवलदार का एमएसपी मिल जाता है और इस पीपीओ के जरिए मिलता है और उनको उसका एरियर का भी भुगतान हो जाता है 1,19,482 रुपए। चलिए अब देखिए इस पीपीओ में उनका किस तरीके से रैंक नायल सुधार होते हुए भी हवलदार का एमएसपी मिल जाता है वो आपको दिखाता हूं। ये रहा पीपीओ के दूसरे पेज में, आप अगर देखेंगे तो यहां पर आपको समझने को मिलेगा दोस्तों कि किस तरीके से नायल सुधार को हवलदार का एमएसपी ग्रांट हुआ। अब देखिए पहले उनको नो एमएसपी, पहले उनको एमएसपी ग्रांट नहीं हुआ था, फिर उनको एमएसपी कौन से ग्रेड का ग्रांट हुआ? हवलदार ग्रेड का। ये देखिए और उनका एंटाइटलमेंट में भी बढ़ोतरी होते हुए उनको एरियर मिला, लेकिन एरियर उनको केवल कम्यूटेशन और ग्रेचुइटी का मिला। उनको सर्विस के दौरान का एरियर लागू होगा लेकिन पेंशन में बढ़ोतरी नहीं होगी, केवल ग्रेचुइटी और कम्यूटेशन का एरियर उनको मिलेगा, क्योंकि उनका वर्तमान के पेंशन में कोई तब्दीली नहीं होगी। उनका वर्तमान के समय में उनको नायल सुधार के हिसाब से पेंशन मिल रहा है, लेकिन जब वो नायल सुधार रैंक में प्रमोट हुए, उस रैंक में प्रमोट होने से पहले ही उनका एमएसपी नायल सुधार ड्यू था। आपको एग्जांपल के तौर पे समझा देता हूं। मान लीजिए अगर 1 अक्टूबर 2017 को अगर उनको एमएसपी हवलदार लागू था, मान लीजिए 1 अक्टूबर 2017 को उनको एमएसपी हवलदार लागू था, लेकिन उनको एमएसपी हवलदार मिला नहीं, ठीक है। आगे जाकर के वो हवलदार बन गए, 2018 में जाके मान लीजिए बन गए हवलदार, फिर 2020 में या 21 में जाकर के वो नायल सुधार भी बन गए। उसके बाद वो नायल सुधार रैंक से रिटायर हो गए, लेकिन 1 अक्टूबर 2017 को जो उनको एमएसपी हवलदार मिलना था उसका फायदा उनको नहीं मिल पाया था। तो ऐसे केसेस में उनका अगर एमएसपी हवलदार 2017 से अगर एडजस्ट कर दिया जाए तो बेशक आज के डेट में तो उनका नायल सुधार के हिसाब से पेंशन है, लेकिन जब से एमएसपी हवलदार लागू हुआ और जब उनका एक्चुअल हवलदार का जो प्रमोशन हुआ उस बीच का एरियर उनको मिलेगा और उस बढ़ोतरी की वजह से जो बेसिक में बढ़ोतरी हो जाएगी, उस बेसिक की बढ़ोतरी की वजह से भी उनको ग्रेचुइटी और कम्यूटेशन का एरियर मिलेगा, जो इन पेंशनर के केस में हुआ है। अब देखिए ये 19 जनवरी 2026 का इनका पीपीओ है और इनके खाते में जो है अब ये पैसे 1,19,000 आ चुके हैं। ये वाला मैसेज देखिए, खाते में पैसे क्रेडिट हो चुके हैं 1,19,482 रुपए। और पेंशनर के बच्चे ने जो वीडियो संदेश भेजा है उसको सुन लीजिए। सभी साथियों को सबसे पहले नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। सबसे पहले मैं सर का शुक्रिया अदा करता हूं सैनिक पाठशाला का, जिनकी वजह से मेरे पिताजी का जो एमएसपी का पैसा बकाया था वो उन्हें मिल चुका है। एमएसपी का उन्हें पैसा हवलदार ग्रांट होके मिला है। तो सर ने जैसे हमें बताया हमने उसी प्रकार से कार्रवाई की। सर ने बताया सीपी राउंड्स में फर्स्ट ऑफ ऑल ग्रीवेंस डालने के लिए, तो ग्रीवेंस डाला। ग्रीवेंस डालने के बाद में रिप्लाई आया। रिप्लाई में सबसे पहले उनका पार्ट टू ऑर्डर हुआ, उन्हें उनका जो बकाया था वो भी पेमेंट मिल गया पीओआर से। उसके बाद में अभी फरवरी में ही उनका एरियर भी आ गया है ग्रेचुइटी और कम्यूटेशन का, तो 1,19,000 मिला है उन्हें, जिसमें उन्हें 1,30,000 मिलना था मगर 1,19,000 मिला है। बाकी के सर ने कार्रवाई करने के लिए बताया है, जैसे उचित कार्रवाई के अनुसार आगे कार्रवाई ग्रीवेंस डाल दिया गया है। तो सर का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ, सैनिक पाठशाला का बहुत। तो आप सबने समझा दोस्तों, कभी कभी ऐसे भी कंडीशन बनते हैं
आप जिस रैंक में हैं उससे हो सकता है नीचे रैंक का भी एमएससीपी आपको लागू है, जिसका फायदा आपको ना मिला हो। इसलिए बहुत बारीकी से आप अपने पेंशन का एंटाइटलमेंट को चेक कीजिएगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं अगली जानकारी की ओर दोस्तों। अब तीसरी जानकारी, लो जी, होली में आई खुशखबरी, बढ़ा दिया 3% डीए, जल्द मिलेगा फायदा। जी हां दोस्तों, होली से पहले ही 2% डीए की बढ़ोतरी हो जाएगी, ऐसी मीडिया में खबरें चल रही थी, जिसको सैनिक पाठशाला में मैंने नकारा था। मैंने आप सबको बोला था कि होली से पहले 2% डीए की बढ़ोतरी नहीं हो सकती, क्योंकि अमूमन मार्च के महीने में या अप्रैल के महीने में ही सरकार द्वारा डिक्लेयर किया जाता है, उसके आगे ही उसका भुगतान होता है। तो आप मान के चलिए मार्च के आखिर तक भी अगर डिक्लेरेशन हो जाए तो बहुत जल्दी भुगतान हुआ तो अप्रैल के महीने में भुगतान हो सकता है 2% जो है जो डीएडीआर की बढ़ोतरी होगी उसकी, क्योंकि आगे वो आंकड़े तो निकल चुके हैं, लेकिन आगे जब अब कैबिनेट की बैठक होगी अगले 15 दिन 20 दिन के अंदर, हो सकता है कैबिनेट की बैठक में 2% डीए बढ़ोतरी का ऐलान कर दिया जाए, उसके आगे आदेश निकाल करके अप्रैल के महीने में भुगतान होने के पूरे चांसेस हैं दोस्तों। लेकिन इसी बीच कुछ राज्यों में जैसे कि मध्य प्रदेश में आप देखिए होली के समय पर ही 3% डीए की बढ़ोतरी, जो रिपोर्ट्स आप देख पा रहे हैं, 3% डीए की बढ़ोतरी को लागू कर दिया गया है और मध्य प्रदेश के कर्मचारी और पेंशनर्स के लिए अब 55% से डीएडीआर को बढ़ा के 58% लागू कर दिया गया है दोस्तों। तो ये मध्य प्रदेश के कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए होली के समय पर एक अच्छी खबर जरूर है, लेकिन केंद्र सरकार ने अभी तक घोषणा नहीं की है दोस्तों। केंद्र सरकार के लिए अगले जो है कैबिनेट की बैठक है उसमें डिक्लेयर होगा, आगे 20-25 दिन और शायद लग जाएंगे, उसके आगे ही उसका भुगतान हो पाएगा। इसलिए होली से पहले केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए या पेंशनर्स के लिए 2% डीए बढ़ोतरी की जो खबर थी वो निराधार खबर थी, जिसका खंडन मैं पहले भी कर चुका था। चलिए अब आगे बढ़ते अगली जानकारी की ओर दोस्तों। क्या 8 पे कमीशन के साथ साथ बंद हो जाएगा एमएसपी, न रहेगा बांस न बजेगी बांसुरी? जी हां दोस्तों, अब ये जो मुद्दा है ये अहम मुद्दा है दोस्तों। 8वें पे कमीशन में जो 18 सवाल पूछे गए हैं उसमें एक ऐसा सवाल है जिसको लेकर के आप सबको संजीदा होने की जरूरत है। 18 सवाल जो पूछे गए हैं उसमें जवाब जरूर दें। वैसे तो आप लोग मुखर रहते हैं, आप लोग YouTube के वीडियोस में बहुत कमेंट्स करते रहते हैं, लेकिन आप लोगों में से शायद अभी मैं बता दूं 10% तक भी लोगों ने शायद अभी तक उन सवालों के जवाब नहीं दिए होंगे। वो बहुत अहम है जिसको आप लोग आज नहीं समझ रहे हैं। लेकिन अगर ये एमएसपी बंद हो जाता है तो उसमें कहीं ना कहीं कुछ हद तक हिस्सेदारी आपकी होगी। जी हां, आपकी भी होगी। इसलिए थोड़ा सा इस मसले को संजीदा तरीके से लें। चलिए मैं आपको दिखाता हूं किस सवाल के बारे में मैं बोल रहा हूं। बहुत अहम सवाल है जिसका जवाब देना हम सब के लिए बेहद जरूरी है दोस्तों। चलिए सवाल देखते हैं दोस्तों। 8वें पे कमीशन में जो भी सवाल पूछे गए हैं सभी के सभी सवाल अहम हैं, लेकिन उसमें से कुछ 4-5 ऐसे सवाल हैं जो हम सभी डिफेंस पेंशनर के साथ सीधा सीधा जुड़े हुए हैं, जिसमें से 15वां सवाल आप देख पा रहे हैं, जिसमें सशस्त्र बलों के लिए यह सवाल है। और इस सवाल में जो सवाल किया गया है इसका जवाब देना आपके लिए, मेरे लिए, हम सब के लिए बेहद ही अहम है दोस्तों। जी हां, अब पछतावत क्या फायदा जब चिड़िया चुग गई खेत। अगर ये नहीं कराना चाहते हैं तो 16 मार्च 2026 से पहले 8वें पे कमीशन में पूछे गए 18 सवालों का जवाब जरूर दें। जवाब कैसे दिया जाता है इसका लाइव वीडियो भी मैंने सैनिक पाठशाला में बनाया हुआ है, लेकिन देखेंगे नहीं और बाद में कमेंट करते रहेंगे, बाद में चिल्लाते रहेंगे कि एमएसपी बंद कर दिया, पेंशन में फायदा नहीं मिला। बाद में पछताने से अच्छा सवालों का जवाब जरूर दें। इन जवाबों से भी एक खाका तैयार होगा कि पेंशनर्स की किस तरीके की डिमांड्स हैं, उसके बारे में पता चलेगा सरकार को, पे कमीशन को। इसलिए सवालों का जवाब देना बेहद जरूरी है। अब तो सीएजी ने भी एक नोटिस जारी कर दिया है, मोस्ट अर्जेंट नोटिस सबके लिए, कि उन सवालों को अटेम्प्ट करें, उनका जवाब दें। सीएजी दोस्तों, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, जिनकी तरफ से नोटिस जारी किया गया, ये सामने नोटिस देखिए। इस नोटिस में सभी विभागों को बोला गया है, सभी पेंशनर्स को, इंडिविजुअल्स को बोला गया है, कर्मचारियों को बोला गया है कि 18 सवालों को जरूर अटेम्प्ट करें और लोगों के बीच में अवेयर फैलाएं। बाकी मंत्रालय भी इस तरीके के गाइडलाइन निकालें ताकि लोग अवेयर हो सकें, लोगों को जानकारी मिल सके कि वो 18 सवालों के जवाब दें। इसलिए आपके लिए बेहद अहम है दोस्तों, हमारे लिए बेहद अहम है। और ये 15वां सवाल क्या है देखिए, 15वां सवाल देखिए। सैन्य सेवा वेतन वर्तमान में सशस्त्र बलों के कर्मियों के लिए स्वीकार्य है, यानी कि
एमएसपी वर्तमान में जो आर्मी नेवी एयरफोर्स हैं उनके लिए दिया जाता है। अगला ये देखिए, यह उनकी ड्यूटी के विशेष प्रकृति को मान्यता देने के लिए प्रदान किया गया था। यानी कि आर्मी नेवी एयरफोर्स यानी कि डिफेंस में जो विशेष प्रकृति की ड्यूटियां होती हैं, उसी ड्यूटी को कंपेंसेट करने के लिए, मुआवजे के तौर पर उनको रिकॉग्नाइज करने के लिए यह सैन्य सेवा वेतन दिया गया था। यह यहां कहा गया है, आगे कहा गया है, इस संदर्भ में और उनके कार्य की परिवर्तनीय प्रकृति को देखते हुए। अब यह खतरनाक लाइन है, जी हां खतरनाक लाइन है। यहां कहा गया है कि उनके कार्य की परिवर्तनीय प्रकृति को देखते हुए। क्या परिवर्तन हुआ है? क्या फौज ने लड़ाई करना छोड़ दिया? क्या फौज की जान की कीमत कम हो गई? क्या फौज को अब उतनी मुश्किलों का सामना नहीं करना पड़ता है? परिवर्तन क्या हुआ है समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन कहा गया है कि उनके कार्य की परिवर्तनीय प्रकृति को देखते हुए सैनिकों, नाविकों और वायुसेना कर्मियों के वेतन का निर्धारण कैसे किया जाना चाहिए। अब देखिए कितना खतरनाक सवाल है। अगर काम का मतलब काम करने का तौर तरीका, उनका सारा चीज परिवर्तन हो गया, तो उनका पेमेंट पेंशन में अब किस तरीके से हमें देखना चाहिए, किस तरीके से जो है उसमें बढ़ावा या किस तरीके से कटावा करना चाहिए, इस तरीके का यह सवाल है जिसका जवाब आप सबको मुखर होकर देना पड़ेगा। दोस्तों मैं दे चुका हूं, मैं वीडियो भी बना के आपको दिखा चुका हूं कि कैसे दिया जाता है, आपको देना है। चलिए आगे, अब ये और अहम लाइन है, सरकार में शुरुआती वेतन या सीपीएफ पुलिस के कांस्टेबल के वेतन के साथ इसका संबंध कैसा होना चाहिए। देखिए अब कंपेयर किया जा रहा है कि फौज का, पैरामिलिट्री और पुलिस वालों का कंपैरिजन कैसा होना चाहिए। तो इसमें जवाब जरूर दीजिएगा, कहीं जवाब ना देने की वजह से नुकसान ना हो, इसलिए जरूर जवाब दीजिएगा, क्योंकि एमएसपी से जुड़ा हुआ सवाल है और एमएसपी के साथ पुलिस वालों को, सीएपीएफ वालों को जोड़ा गया है। जी हां अहम है, इसीलिए मैं सवाल कर रहा था कि क्या 8वें पे कमीशन में एमएसपी बंद हो जाएगा, क्योंकि ये जो सवाल है इसका अर्थ अगर थोड़ा सा आप छानबीन करके अपने दिमाग में अगर सोचेंगे कि आखिर ऐसा सवाल क्यों पूछा गया, आखिर ये क्यों बोला जा रहा है कि परिवर्तनीय प्रकृति, ये देखिए उनके कार्य की परिवर्तनीय प्रकृति, जिसको लेकर के जवाब दिया जाना बेहद जरूरी है दोस्तों। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में इन्हीं जानकारियों के साथ आया था। आगे आने वाले समय में और कोई जानकारी दायक आपसे सरोकार रखने वाला विषय लेके मैं फिर से हाजिर हो जाऊंगा। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।